हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूथ कंपटीशन के एसएससी जीडी 2022-23 के मैथ के प्रैक्टिस सेट 12 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने मैथ के 11 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 52 माइनस मॉड के अंदर दिया हुआ है 8 माइनस 20, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि मॉड के अंदर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लस होती है, यानी कि धनात्मक होती है। यहाँ पर अगर हम माइनस 20 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, माइनस 12। लेकिन चूंकि मॉड के अंदर है ये, तो ये आपका क्या होगा, प्लस 12, इसको काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको प्लस 12 ही हम देखेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 52 माइनस, क्योंकि यह माइनस है लेकिन मॉड के अंदर है तो ये धनात्मक होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 बराबर कितना हो गया, 40। 52 माइनस 12 बराबर 40। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर है। मॉड के अंदर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि 5x अपान ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपान फिर ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो x का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, इस तरह से हम लिख लेते हैं। और यहाँ बराबर क्या है, 1 है। अब इसको जब हम इसमें एलसीएम लेके गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। देखिए क्या हो जाएगा, 5x अपान 1 प्लस 1 अपान, इसका गुणा हम यहाँ पे करेंगे चूँकि एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से x कट गया और यह x कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा, मतलब इसके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका, और यहाँ बराबर 1 है पहले से। तो फिर देखिए 5x अपान 1 प्लस, अब ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बराबर 1। अब इसका गुणा हम इधर कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 और 1 मिला के 2 हो जाएगा। तो 5x बराबर 2 माइनस एक्स, एक्स को हम इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा, 6x बराबर 2, 2 3 6, यानी कि x बराबर आपका आ गया 1/3। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है 1.75, 5.6 और 7 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इधर वाला है आपका एचसीएफ और इधर वाला है एलसीएम। तो हम सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालते हैं, और एचसीएफ में हम सबसे पहले ऑप्शन से ही देखेंगे। यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा 0.35। तो हम इन सभी को किससे काटेंगे, 35 से सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 35 से ये सभी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो दशमलव हटाएंगे, 1.75, 5.6 और कितना है ये 7। तो इसका दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ हो गया 175/100, यहाँ पर हो गया आपका 56/10 और यहाँ पे 7 हो गया। तो यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 करेंगे, क्योंकि हमको एलसीएम और एचसीएफ लेने में आसानी होगी। तो यहाँ 10 से गुणा, यहाँ भी 10 से गुणा। अब यहाँ पर हमको 100 से गुणा, तो ऊपर भी हम 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया 700। नीचे 10 से गुणा, ऊपर 10 से गुणा, नीचे 100 से गुणा, ऊपर 100 से गुणा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, और हम क्या निकालेंगे, देखते हैं 35 से कट रहा है कि नहीं। तो ये 35 से आपका कट जा रहा है, 35 दूनी 70, यानी कि 20 बार में कट गया। अब ये भी आपका 35 से कटेगा, 35 और 35 एक कम 35 और 21, 35 से 6 बार में जाएगा 210, ये कट गया। और ये आपका 35 से 5 बार में कट जाएगा, 35 से ये 5 बार में कट जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका जो एचसीएफ आएगा वो 0.35 आएगा। अब 0 कैसे आएगा, क्योंकि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर का भिन्नों का जब एलसीएम निकालते हैं तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ निकालते हैं, और जब भिन्नों का एचसीएफ निकालते हैं तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालते हैं। तो हमने पहले क्या निकाला, एचसीएफ निकाला, तो अंश का हमने एचसीएफ निकाल लिया, कितना आया, 35 आ गया, और बटे इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। अब ये ऊपर जब इसका भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.35, ये आपका आ गया एचसीएफ।
तो HCF आपका मिल गया, मतलब दोनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से एक होगा। अब हमको निकालना है LCM। तो LCM यहाँ 35 तो सबका आ गया है। अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड किसका होता है, तो इसका हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो गया, मतलब हम 35 को ले लेते हैं और उसके बाद 16 को ले लेते हैं, सबसे बड़ी संख्याओं को लेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या लेंगे, 5 को ले लेते हैं। 4 अपने आप 16 में आ जाएगा, यहाँ का 5 5 में आ गया। अब इसी का हम गुणा कर देते हैं, हमारा LCM आ जाएगा। तो 16 पचे 80 गुणे 35, तो 8 पचे 40, 1 शून्य यहाँ का यहाँ आ गया, 8 पचे 40 और 8 त्रिक 24 4 28, ये आपका हो गया LCM। तो अंश का हमने LCM निकाल लिया। अब हर का HCF निकालेंगे तो 100 ही आएगा, आप निकाल के देख लीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, मतलब 28 आ गया। तो LCM हमारा कितना आ गया 28 और HCF कितना आ गया 0.35। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ दिया जा रहा है। प्रश्न कह रहा है, गांव में बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रतिवर्ष है तो 2 साल बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवारों की संख्या बताइए। 1200 घर हैं टोटल, 1200 घर हैं। अब कह रहा है 1 वर्ष में 75% घरों का विद्युतीकरण किया जाता है, तो कितने का नहीं किया जाता, तो कि हमको निकालना क्या है, कितने 2 साल बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवारों की संख्या हमको निकालनी है। तो 75% का तो कनेक्शन कर दिया जाता है, लेकिन 25% का नहीं किया जाता, तो वही हम निकाल लेंगे। तो 1200 का 25% और 2 साल में निकालना है, फिर से हम 25% निकाल लेते हैं। तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 से ये कट गया, 4 तियाँ 12, 300 और 4 से ये कट गया, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, यानी कि आपका क्या आ गया 75 घर ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 रुपये है और उनकी संख्या का अनुपात 3, 4 और 5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे ये सिक्के हैं और इनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5 ये दिया हुआ है। और टोटल रुपया दे रहा है 93.75, ये टोटल रुपया दे रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि टोटल रुपया दिया है तो ये जो सिक्कों की संख्या इसको भी हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा, तो 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो टोटल रुपया होगा 3, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो टोटल रुपया होगा 2 और 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो टोटल रुपया हो गया 1.25। ऐड करेंगे कितना हो गया 3 2 5 1 6, 6.25। तो ये टोटल अनुपातिक योग आ गया और यहाँ पे टोटल रुपया दिया है तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे 6.25 से करेंगे। और निकालना हमको क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, मतलब 3, एक बार 3 से गुणा करेंगे, एक बार 4 से गुणा करेंगे और एक बार 5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 अंक पे दशमलव है ऊपर नीचे तो दशमलव हट जाएगा, 25 से काट देंगे तो 25 बार में 25 से 25 बार में कट जाएगा 625 और यहाँ पे आपका कट गया 25 तियाँ 75, 75 और 5 80 तो 18 हो गया 187। तो 25 सत्ते 175, 7 5 12, 125, 25 पंचे 125, फिर 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25 और 25 पंचे 125। अब 15 तियाँ 45, 15 चौके 60 और 15 पचे 75। यही आ गया तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या। 1 रुपये के 45 सिक्के हैं और 50 पैसे के 60 सिक्के हैं और 25 पैसे के 75 सिक्के हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रश्न कह रहा है, एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए कार की गति में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। तो यहाँ कह रहा है, पहले चाल हम निकाल लेंगे। पहले कह रहा है 240 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो 6 चौक 24 मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया आपका पहली चाल। अब कह रहा है, यदि 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करने में कार को कितना स्पीड और देना पड़ेगा, मतलब चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी।
तो 1.5 गुना कह रहा है दूरी है आपका 240, तो चाल बराबर कितना हो गया 240 और समय आपका 6 ही रहेगा, लेकिन यह आपका कितना है 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब 3/2। 3/2 कैसे आया, 1 सही 1/2 जब आप निकालेंगे 1.5 होता है, तो 2 1 कम 2 1 3/2, 3/2 हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ 6 चौक 24 हो गया और 2 से आपका ये 20 बार में कट गया और 20 यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गया, अगर 1.5 गुना दूरी होती है तो। अब कह रहा है कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो पहले 40 चल रहा था, अब 60 चलाना पड़ेगा, तो बढ़ाना पड़ेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने इसे रुपये 375 में बेचा तो क्रय मूल्य क्या था। कह रहा है एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर, तो क्रय मूल्य के 1/4, यहाँ लिखा हुआ आपका क्रय मूल्य के, इसको आप समझिएगा ध्यान से, क्रय मूल्य के 1/4 मतलब 1/4। तो का अथवा से हमने आपको बताया था, जिसके साथ का अथवा से लगा होता है वो हर होता है, तो क्रय मूल्य क्या हो गया आपका हर हो गया, और इसके बराबर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, मतलब दूसरी राशि आपकी क्या हो गई अंश हो गई। तो यहाँ पे आपको क्रय मूल्य मिल गया कितना, क्रय मूल्य आपको मिल गया 4, लाभ आपको मिल गया 1, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लाभ में इसको क्रय मूल्य में लाभ को ऐड कर देंगे तो 5 आपका विक्रय मूल्य हो गया। इसको आप ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्रय मूल्य के 1/4 यानी कि 1/4 के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो 1/4 के बराबर लाभ, तो जिसके साथ का अथवा से लगा हुआ वो हर होता है, तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया 4, लाभ आपका अंश हो गया 1, तो लाभ और क्रय मूल्य मिल गया, तो विक्रय मूल्य हम निकाल लिए 5। अब यहाँ पे कह रहा है 375 में बेचा, तो बेच रहा है 375 में, मतलब विक्रय कर रहा है, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 5 है। निकालना क्या है हमको, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य कितना है 4, यही हमको निकालना है। 5 से काट देंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25 और 75 चौके कितना होता है 300, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 300 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में ₹3 का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात। यहाँ पे जब विक्रय मूल्य का अनुपात पूछेगा तो हमको और किसी वैल्यू, जो यहाँ विक्रय मूल्य में ₹3 का अंतर है ये कह रहा है। प्रश्न में ध्यान से देखिए, प्रश्न में यहाँ कह रहा है कि एक वस्तु को 4% और 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर होता है, तो हमें अंतर से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको सिर्फ क्या निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है, और लाभ हमको दे दिया है 4% और 10% का। तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, और फर्स्ट विक्रय मूल्य कितना है, कह रहा है कि 4% का लाभ मतलब 104 हो गया, 4% का लाभ मतलब क्या 100 तो रहेगा, उस पर 4% और मिल गया, मतलब यहाँ कितना हो गया 104। अब सेकंड विक्रय मूल्य कितना हो गया, सेकंड विक्रय मूल्य आपका हो गया 10% लाभ मतलब 110 हो गया, और हमको विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है, जो दोनों विक्रय मूल्य हैं दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है, तो इसी का अनुपात हम निकाल लेते हैं सीधे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा आप देख लीजिए, तो 2 से इसको काटते हैं, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10 2 पचे 10, अब नहीं कटेगा, 52:55, 52:55, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है 6 बच्चों का माध्य भार 17.5 किलोग्राम है। 6 बच्चों का माध्य भार कितना है 17.5 किलोग्राम है। आगे कह रहा है यदि इनमें से 5 बच्चों के व्यक्तिगत भार क्रमशः 14, 19, 23, 21 और 13 किलोग्राम हैं, तो 6वें बच्चे का भार ज्ञात कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप इन सभी 5 को ऐड कर लीजिए, 5 को ऐड करने के बाद इसका गुणा आप कर लीजिए, उसमें से घटा दीजिए, तो इसका गुणा कीजिए कितना आएगा 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42 और 3 45 और 6 कम 6 और 4 10, यानी कि 1 अंक पे 105 आ गया। टोटल भार कितना आ गया 6 का 105 किलोग्राम। अब इन दो यहाँ पे दिया हुआ है 14, 19, 23, 21 और 13, इसको आप ऐड कर लीजिए, तो 14,
14 प्लस में 19 प्लस में 21 प्लस में 23 और प्लस 13 ऐड कीजिए, करिए तो 3 3 6 7 और 7 9 16, 16 4 20, 0 हो गया। और 1 और 2 3, 2 5, 1 6, 1 7 और 7 2 9, 90 आ गया टोटल भार। 90 में से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? तो 105 से 90 को घटाएंगे, 105 माइनस 90 बराबर 15। यही आपका छठवें व्यक्ति का यानी कि छठवें बच्चे का भार आ गया 15 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ 15 किलोग्राम। 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। तो 11 पारियों के बाद प्रति पारी स्कोर कितना है? 52 है, यहाँ दे रहा है। आगे कह रहा है 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो जाता है। अब जब 13 पारी खेल लेता है तो उसका औसत बढ़कर कितना हो जाता है? 54 हो जाता है। आगे कह रहा है यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए हों तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए? कह रहा है कि जो 13वीं पारी में रन बनाया है, नहीं 12वीं पारी और 13वीं पारी दोनों में उसने रन बनाए, तो जो 13वीं पारी में रन बनाया है इससे क्या कह रहा है? प्लस 16 बनाया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 12वीं और 13वीं पारी में टोटल कितना रन बनाया उसको निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकलेगा? इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 12वीं और 13वीं पारी का रन हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, गुणा करते हैं तो 11 दूनी 22 और 11 पचे 55 और 2 57। यहाँ पर 13 चौके 52 और 13 पचे 65 और 65 5 70। यहाँ हो गया आपका 702। अब इसको जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 702 में से आपको 572 को घटाना है तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 130। यहाँ पे आपका आ गया 130। अब 130 रन बनाना है उसको दोनों पारियों में, 12वीं में और 13वीं में, जिसमें से 13वीं पारी में वह 12वीं से 16 रन अधिक बना रहा है। तो अब आप ऑप्शन से देख लीजिए। पहला ऑप्शन देखिए आपको दिख रहा होगा 54। 54 का दूना करिए, यानी कि जितना 12वीं बनाया उतना तो 13वीं में बनाएगा ही, प्लस 16 करेगा। तो 54 का दूना कर दीजिए, 16 ऐड कर दीजिए। अगर 130 आ रहा है तो आपका वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 54 दूनी कितना हो रहा है? 108। 108 में 16 जोड़ेंगे तो 130 नहीं आएगा, मतलब ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन को लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 57। 57 दूनी कितना होता है? 114 और 114 में जब आप 16 जोड़ेंगे तो 130 आपका आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। हमें थोड़ा सा समझाने में समय लग रहा है, क्योंकि जब आप समझ जाएंगे तो खुद से जब करेंगे तो आप बहुत जल्दी से कर लेंगे। अब ऑप्शन से इसके बाद आप सीधे ऑप्शन पे चले आइए। यहाँ आपको पता चल गया कि 130 रन दोनों पारियों में उसने बनाया है, जिसमें से 12वीं पारी में जितना बनाया है उसका 16 प्लस 13वीं में बनाया है। तो 12वीं पारी का रन हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर जो दिया है वो 12वीं पारी का दिया है। देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए। तो जो ऑप्शन में आपको दिया है वो 12वीं पारी का रन दिया है, उसका दूना कर दीजिए प्लस 16 कर दीजिए, 130 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। पी अकेले एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, पी और क्यू एक साथ कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पी अकेले एक काम को 18 दिन में कर सकता है और पी प्लस में क्यू उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम आप निकाल लीजिए, तो 18 पचे 90, यानी कि यहाँ 5 हो गया और 15 छक्का 90, ये हो गया आपका एक दिन का कार्य। इन दोनों का मिला के एक दिन का कार्य कितना है? 6 है, और पी का अकेले का एक दिन का कार्य कितना है? 5 है। तो पी का अगर एक दिन का कार्य 5 है तो क्यू का कितना हुआ? दोनों का मिला के 6 है, तो क्यू का कितना हो गया? 1 हो गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 10 दिनों के बाद क्यू ने कार्य छोड़ दिया। 10 दिन बाद क्यू ने कार्य छोड़ दिया, मतलब दोनों 10 दिन तक काम किए हैं। कितना काम कर लिए? 60 काम कर लिए दोनों। अब बचा कितना? तो 90 माइनस 60 बराबर 30 कार्य बचा हुआ है। अब शेष कार्य, और पी को अकेले उस कार्य को पूरा करना है, पी को शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। यहाँ कह रहा है शेष कार्य को पूरा करने में, टोटल समय हमसे नहीं पूछा है, हमसे केवल इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा वही पूछ रहा है। तो 30 कार्य बचा हुआ है, पी को करना है। पी का एक दिन का कार्य 5 है, 5 से भाग देंगे, 5 छक्के
30 यानी कि 6 दिन। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो गया? सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है P और Q अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो P और Q अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। इनका एलसीएम कितना हो गया? तो 8 त्रिक 24 और 6 चौक 24 यानी कि 24 हो गया। 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24। ये एलसीएम जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसी तरह से तेज़ी से निकाल लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि तेज़ी से कैसे निकालने हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से देखते ही पता कर लेंगे कि कौन सा एलसीएम हो रहा है। तो यहाँ पे 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24। पी का एक दिन का कार्य 4 हो गया, क्यू का एक दिन का कार्य 3 हो गया। आगे कह रहा है वे दोनों आर की मदद से काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी रुपये 3200 है तो आर को कितनी दी जानी है? अब कह रहा है आर भी है एक, यहाँ तो दोनों का दे दिया, लेकिन कह रहा है आर की मदद से 3 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। टोटल ये है टोटल वर्क आपका, टोटल वर्क है 24 और इन दोनों का अगर जोड़ लिया जाए यहाँ पे P प्लस में Q का, तो कितना आ रहा है? एक दिन का कार्य 7 आ रहा है। तो 24 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 3 दिन में नहीं पूरा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 कार्य P और Q का ही केवल है। अभी हमें इसको R को भी मिलाना है। तो R कितना यहाँ पे मिला है कि 3 दिन में यहाँ पूरा हो जाए, ये 3 बार में कट जाए। तो यहाँ पर अगर हम +1 करते हैं तो 8 हो जाता है और 8 त्रिक 24 यानी कि जो R है उसका एक दिन का कार्य कितना है? 1 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं R का एक दिन का कार्य कितना है? 1 है। अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि कुल मजदूरी 3200 है तो R को कितनी दी जाएगी? तो टोटल कितना है? 3200 है मजदूरी। यहाँ सबका एक दिन का कार्य, जिस अनुपात में एक दिन कार्य कर रहे हैं उसी अनुपात में उनको पैसा भी वितरित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए P 4 कार्य कर रहा है, Q 3 कार्य कर रहा है और R जो है वो 1 काम कर रहा है। तो R का हमें निकालना है। सबसे पहले तो सबको ऐड कर लेंगे। तो 4 3 7 और 1 8, 8 हो गया। टोटल की तुलना टोटल से कर दिया। निकालना है R, तो 1 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 8 चौक 32, 400 आ गया। और यहाँ पे पूरा 400 में 1 से गुणा करेंगे तो 400 ही आएगा। मतलब 400 रुपये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है 400। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? हमको निकालना क्या है? R बराबर निकालना है यहाँ पे। अब कह रहा है कितने प्रतिशत ब्याज पर कोई धनराशि, धनराशि मतलब मूलधन 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे मूलधन कितना हो गया? मूलधन अगर 1 है तो मिश्रधन, मिश्रधन कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ब्याज कितना मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है उसको 1, चूंकि मूलधन 1 था, मिश्रधन 2 हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 1 मिला। ब्याज प्लस में मूलधन बराबर मिश्रधन, ये हो गया। आपको समझ में आ गया? अब यहाँ पे दिया हुआ है T बराबर कितना दिया हुआ है? 30 वर्ष। तो R बराबर हमको निकालना है। R बराबर होता है ब्याज, R बराबर क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन और गुणे T। अब अगर यहीं पर आपसे T पूछता तो T को यहाँ कर देते, सेम फार्मूला रहता। T बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे R हो जाता। ये आपको याद रखना है, इसलिए हमने फार्मूला आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसी पे आप मान रख दीजिए। R बराबर ब्याज है आपका 1 गुणे 100 बटा मूलधन भी आपका यहाँ पे 1 है और गुणे T है आपका 30। तो 100 बटा 30 कट गया आपका। यहाँ पे आ गया R बराबर 3 त्रिक का 9, मतलब 3 सही 1/3% आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज की दर पर रुपये 32,000 लेता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा करा देता है। तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो यहाँ आपको एक बार निकालना है। 9% की दर पर साधारण ब्याज निकालना है और 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। दोनों को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यह SI बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT/100। तो यहाँ P दिया हुआ है 32,000, R दिया हुआ है 9
और टी आपका 3 वर्ष है। ये कट जाएगा आपका, इसका गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका हो गया 1 शून्य आ गया और 9 त्रिक 27, 27 में आप 32 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 32 और 27 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 हो गया और 7 त्रिक 21, 2 दूनी 4 25 और 1 26, यहाँ 2 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8, 6 2 8, यहाँ पे आपका आ गया 864 और 0 1 यहाँ पे पहले से था, तो ये आपका हो गया SI। अब आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। तो हमने आपको बताया है कि यहाँ R जो दिया है A की वैल्यू वही होती है, उसको हम बटे में भिन्न में बदल देते हैं। तो भिन्न में जब बदलेंगे 10% को, तो कितना आ जाएगा आपका, R बराबर दिया हुआ है 10% बराबर 10/100 कट गया 1/10, यानी कि A बराबर क्या आ गया आपका 10। अब A बराबर 10 आ गया तो आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे हमने लिखवाया था A³ A², फिर से हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे इसको लिख रहे हैं। तो A³ का मतलब होता है 1000 और A² का मतलब 100, 10, 10, 10 और 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो नीचे A रहता है वह भी 3 बार रहता है, क्यूब निकालना है तो 3 बार रहेगा, स्क्वायर भी आपका 3 बार रहेगा, इसको आप भूलिएगा मत। तो यहाँ पे जो ब्याज होता है वो यही होता है, कितना हो गया 330 और 1 31, मतलब 331 यूनिट ये आपका ब्याज है। यहाँ पे आपको निकालना है 1000 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ प्रश्न में, तो दिया हुआ यहाँ पे 32,000, क्योंकि ये मूलधन दिया हुआ है तो इतना बराबर आपको दिया हुआ है 32,000। तो 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, मतलब 1 यूनिट बराबर आपका क्या आ गया 32 आ गया। तो यहाँ पे 331 यूनिट है, तो 331 गुणे क्या कर देंगे आप 32 बराबर कितना आ जाएगा, तो 32 से कम 32, 3 हासिल हो गया और 32 दिया आपका 96 और 3 99, 9 हो गया और 9 हासिल हो गया और 32 दिया 96 और 400 105, यहाँ पे आपका हो गया 10,592। इसमें से आप इसको घटा देंगे 8,640, तो 10,592 में से आपको घटाना है 8,640, घटा दीजिए, 2 आ गया, यहाँ पे आपका 5 आ गया और यहाँ पे आपका 9 6 15 और 1 1952, आपका क्या आ गया 1952 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। पाई बराबर 22/7 यहाँ पर दिया हुआ है। तो व्यास है 28, तो r बराबर कितना हो जाएगा 28/2, यानी कि 14 दूनी 28, r बराबर हो गया 14 आपका। व्यास आपका दिया हुआ है, व्यास मतलब 2r होता है, तो r बराबर कितना हो गया 14 हो गया। अब यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त का यहाँ पे पूछ रहा है, अर्धवृत्त की परिधि, तो उसका फार्मूला होता है पाई r प्लस में 2r। तो पाई का मान 22/7 दिया हुआ है, r का मान यहाँ पे 14 है और 2r मतलब व्यास 28 है, यहाँ पे प्लस है बीच में। तो 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 प्लस में 28 बराबर कितना आ गया 8 4 12 और 4 2 6 1 7, 72 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, 72 सेंटीमीटर आपका ये आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है धातु के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाया जाता है और इसे समान त्रिज्या r के एक शंकु के रूप में ढाला जाता है। यदि शंकु की ऊंचाई h हो तो हमको यहाँ पे h और r में रिलेशन ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। तो अगर अर्धगोले को पिघलाया जाता है तो जो आयतन होगा वो शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r³ और आपका शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h। अब यहाँ पे r कैपिटल दे रहा है तो आप कैपिटल लिख लीजिए, यहाँ पर दोनों का r, प्रश्न में आपका कैपिटल R दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया और r² से ये r² कट गया। अभी यहाँ पे r बचा हुआ है, मतलब 2r बराबर कितना है इधर h बच गया है। तो यही आपका आंसर हो गया 2r बराबर h, 2r बराबर h। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है आंकड़ों 12 1 10
1 9 3 4 9 7 9 का बहुलक क्या है? बहुलक हमको ज्ञात करना है। बहुलक मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो वही आपका बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या रिपीट हुई है सबसे ज़्यादा बार, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए प्रश्न में, तो आपको दिख रहा होगा 1 1 2 बार है, 9 9 9 9 आपका 3 बार है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1.2 गुना होगी। पिनाकी की वर्तमान आयु पता करें। तो यहाँ पे एक है पिनाकी, पी से हम कर देते हैं, और एक है भास्वती, इनको बी से कर देते हैं। तो कह रहा है पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। तो भास्वती अगर x है तो ये x - 9 हो गई। अब कह रहा है 13 वर्षों के बाद, तो 13 वर्ष हमको इसमें प्लस करना है, प्लस 13 हो गया। तो 13 यहाँ पे x - 9 प्लस में 13, और यहाँ पर भी x प्लस में 13 हो गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे x प्लस में 4 आ जाएगा। 13 में से 9 घट जाएगा, 4 आ गया। यहाँ पर कितना है? x प्लस 13 है। अब आगे प्रश्न में कह रहा है 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1.2 गुना होगी। तो पिनाकी की आयु की 1.2 गुना इसकी आयु होगी, तो इसमें 1.2 से हम गुणा करके दोनों को बराबर कर देते हैं। मतलब यहाँ पे आपका देखिए x प्लस में 4 में हम 1.2 से गुणा कर देते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं। x प्लस में 3, चूँकि इसकी आयु से 1.2 गुना ज़्यादा थी, तो हमने इसमें 1.2 से गुणा कर दिया, दोनों की आयु बराबर हो गई। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ हो गया 1.2x और प्लस में 12 चौक 48, यानी कि 4.8 हो गया, बराबर x प्लस में 3 हो गया। अब x को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, यहाँ 1.2 है और यहाँ 1x है, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 0.2x बराबर 4.8 इधर जाएगा, यहाँ पे 3 नहीं है, सॉरी 13 है, यहाँ पे 13 है। 4.8 इधर जब जाएगा तो 13 में से घटेगा, तो 8 4 12, 8 5 13, तो यहाँ पे 8.2 हो जाएगा। अब 0.1 अंक पे दोनों तरफ है, तो दशमलव हम हटा देंगे, 2 से काट देंगे, तो 2 चौक 8, 2 1 कम 2, यानी x बराबर आ गया आपका कितना? 41। और x क्या है? x भास्वती है, और हमको पूछ क्या रहा है प्रश्न में? पिनाकी की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु यहाँ पे क्या है? x - 9, मतलब कि 41 - 9 बराबर कितना आ गया आपका? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 32 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न आपका पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न है। पाई चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला होगा लेकिन आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वृत्त चार्ट या पाई चार्ट में कुछ फसलों के वार्षिक उत्पादन टन में दिए हैं। यदि कुल उत्पादन 9000 टन था तो चावल के उत्पादन की मात्रा टनों में बताएं। तो चावल के उत्पादन की मात्रा हमको ज्ञात करना है। टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 9000 टन उत्पादन, तो टोटल की तुलना हम किससे करेंगे? पाई चार्ट यहाँ पर देखिए किससे दिया हुआ है, यहाँ पर आपका डिग्री में दिया हुआ है, मतलब 360 से हम तुलना करेंगे। और चावल कितना है आपका? 40 है, तो 40 से हम गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 4 से 9 बार में कट गया, और ये आपका 1000 बार में कट गया। तो आपका ऑप्शन आ गया आपका 1000 टन। यही आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप ध्यान दीजिएगा, जब आपका पाई चार्ट डिग्री में होगा तो आप 360 से तुलना करेंगे, और अगर प्रतिशत में होगा तो आप 100 से तुलना करेंगे। टोटल आपका 100 होगा जब प्रतिशत होगा, अगर डिग्री में है तो टोटल 360 होगा। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले 10 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटरों की जानकारी प्रदर्शित करता है। कंपनी XYZ द्वारा किस वर्ष सबसे कम पर्सनल कंप्यूटर बेचे गए? तो आपको सिर्फ यहाँ पे ग्राफ देख लें, जो बार ग्राफ दिया हुआ उसको देखिए आप ध्यान से। तो आपको दिख रहा होगा 2004 में सबसे कम पर्सनल कंप्यूटर बेचे गए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है, जो बार ग्राफ दिया गया है उसको आपको सिर्फ देखना है, और आपको दिख रहा होगा कि 2004 में सबसे कम पर्सनल कंप्यूटर बेचे गए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया।
तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के प्रैक्टिस सेट को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको भी कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसमें उसको डिस्कस करेंगे और उस प्रश्न को भी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।